गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइज, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर। आपको पता है अपना टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट वाला बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हालांकि इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और सब इंजीनियर एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन चैप्टर को मैंने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले हम बता दें, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, गाइस 10 विल पॉइंट इंस्टीट्यूट में एमपी सब इंजीनियर का ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक एंड नॉन टेक प्लस फेडमैप के थ्रू जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है सब इंजीनियर का, उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसके लिए ऑफर चल रहा है जिसका कल लास्ट डेट है। तो वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, उस वीडियो को देखिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैट आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वही सेम चीज यदि आप ज्वाइन करते हैं 1 दिसंबर के बाद से तो आपको 5000 में मिलेगी। तो अभी आपको 3500 रुपये मिल रहा है कंप्लीट कोर्स, फिर भी मिलेगा 5000 में। तो आपके पास अच्छा चांस है, जब इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। तो अपने सीवेज ट्रीटमेंट के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है यार, एनवायरनमेंट के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? वो मैंने पहले वाले वीडियो पे डिस्क्राइब किया है, पहले वाले वीडियो को देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट साइज ऑफ 50 टैंक फॉर 10 यूजर्स। 50 टैंक के लिए करेक्ट साइज पूछा हुआ है, बट उसको डिस्क्राइब करने से पहले, ठीक है, 50 टैंक के लिए 10 यूजर के लिए 50 टैंक बनाना तो कितना लेंथ रखना पड़ेगा, कितना विड्थ, कितना हाइट, ठीक है। बट उससे पहले मैं जानना है व्हाट इज द 50 टैंक। 50 टैंक क्या होता है? 50 टैंक एक तरह का फेडिमेंटेशन टैंक होता है। मैं कुछ पॉइंट लिख पाऊंगा 50 टैंक के बारे में जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो अपने पेड स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन पॉइंट को आप लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप स्पीड से वीडियो को देखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैचेस के अंदर पढ़ लिए हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंट को नोट कर लें। ये जो आपका सेफ्टी टैंक होता है गाइस, ठीक है, सेफ्टी टैंक व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में अब तक में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेफ्टी टैंक एक तरह सेडिमेंटेशन टैंक है। कैसा टैंक है भाई? सेडिमेंटेशन टैंक है। बट सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज का डाइजेशन होता था वो कैसा होता है? एरोबिक होता था। बट इसके अंदर कैसा होता है? एन एरोबिक होता है। एन एरोबिक डाइजेशन होता है। किसका? स्लज का एन एरोबिक डाइजेशन होता है। फेडिमेंटेशन टैंक का एन एरोबिक डाइजेशन होता है। ये बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं होता, स्मॉल सिटी के लिए अपन मतलब बहुत स्मॉल सीवेज के, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीवेज है उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। 1 या 2 घर का सीवेज है उस केस में अपन सेफ्टी टैंक काम में आता है। इंडिविजुअल घर में लगा बना होता है, ठीक है ना, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीवेज के लिए। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, इसका जो डिटेंशन टाइम होता है ना, डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटा होता है। डिटेंशन टाइम 12 से 12 टू 36 आवर्स होता है। 12 टू 36 आवर होता है। बहुत क्रूशियल पॉइंट है, लिखवा रहा हूँ। डिटेंशन टाइम क्या टाइम होता है? जितने टाइम तक फ्लज सेफ्टी टैंक के अंदर रहता है, तो जो ये आपका टाइम होता है 12 से 36 घंटे का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि डिटेंशन टाइम कितना होता है। 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट में आप लोग लिखिए कि जो सेफ्टी टैंक होता है ना, सेफ्टी टैंक जो फ्लज रहता है सेफ्टी टैंक के अंदर, तो सेफ्टी टैंक का क्लीनिंग पीरियड कितना होता है? क्लीनिंग पीरियड यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्लीनिंग पीरियड। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा बता रहे हैं। 6 से 12 महीने होते हैं, 6 to 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 6 से 12 महीने आपका क्लीनिंग पीरियड होता है। और जो आपका जो फ्लज निकलता है डिस्पोजल के, जो फ्लड डाइजेस्ट होता है सेफ्टी टैंक के अंदर, फिर जो इफ्लुएंट निकलता है उस इफ्लुएंट में कितना बीओडी होता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर होता है। सेफ्टी टैंक से जो इफ्लुएंट निकलता है उस इफ्लुएंट में कितना ऑर्गेनिक मैटर होता है, कितना आपका क्या होता है? बीओडी। इसके लिए जानना जरूरी है। देखो, जो इफ्लुएंट निकलता है उसमें 2 चीजें, एक तो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा आपका भाई बीओडी। ये कितना कितना होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है गाइस, ये होता है 200 से लेकर के 250 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और बीओडी की हम बात करें, बीओडी होता है 100 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो अब बताओ, इस वाले पानी को जो इफ्लुएंट निकलता है
क्या इरिगेशन पर्पज के लिए काम में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा पानी होता है। उसी पानी को हम ला सकते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है 20 के आसपास हो, तो इसको अपन इरिगेशन पर्पज के लिए काम में नहीं ला सकते। तो चीजें क्लियर हो गई। तो फिर एफ्लुएंट कहाँ भेजते हैं? फोक पिट में, फोक पिट या फिर डिस्पर्सन ट्रेंच में, डिस्पर्सन ट्रेंच में भेजते हैं। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया फर्मेंटेशन टैंक के बारे में। कुछ आगे पॉइंट और लिखवाएंगे, इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेप्टिक टैंक 10 लोगों के लिए यूज करना है तो साइज कितनी होती है, उस साइज पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक टेबल यहाँ पास दी है, इस टेबल को आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, इस टेबल को पेड स्टूडेंट भी बनवा लें, क्योंकि उस टेबल को मैंने वहां नहीं बनवाया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन में करवाना ही था। तो इसको आप टेबल को बना लीजिए। पहले कॉलम में है कि नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग हैं, सेप्टिक टैंक की लंबाई, सेप्टिक टैंक की चौड़ाई, सेप्टिक टैंक की गहराई। यदि 5 लोग हैं तो 1.5 मीटर लंबाई रहेगी, विड्थ 0.75 मीटर और डेप्थ 1.0 मीटर। यदि 15 लोग हैं तो लंबाई 2.0 मीटर, विड्थ आपकी 0.90 मीटर, गहराई 1.3 मीटर। 20 लोग हैं तो 2.3 मीटर लंबाई, 1.10 मीटर चौड़ाई, गहराई 1.3 मीटर। यदि 50 लोग के लिए बनाना है तो 5 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई। 50 लोग हैं तो 5 मीटर लंबा, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। इस टेबल को ध्यान में रखिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि भैया जो सेप्टिक टैंक होती है, सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम विड्थ आपकी इससे कम नहीं होना चाहिए, 0.75 मीटर मिनिमम विड्थ होना चाहिए। इससे कम विड्थ होगी तो फिर क्या होगा, सफाई नहीं कर पाएंगे। कोई कारीगर सेप्टिक टैंक के बॉटम में जब प्लास्टर करेगा तो बैठे कैसे करेगा भाई, इतनी कम विड्थ रहेगी तो इतनी विड्थ तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 लोगों के लिए? 1.8, 0.6, 0.9। यहाँ पास दिया नहीं है, 5, 15, 20 और 50 लोगों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इतने लोगों के लिए दिया हुआ है, तो 10 लोगों के लिए कितना होगा? इसको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा इन फाइल्स को। 5, 10, 15, 20, 50, इन 3-4 लोगों के लिए 3-4 कॉलम याद कर लीजिए, 3-4 टेबल को, तो आपका काम हो जाएगा। छोटी सी टेबल है। तो सेप्टिक टैंक के बारे में इतना कुछ बता दिया, तो इनको लिख लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, और आगे कुछ पॉइंट और बता दूंगा क्वेश्चन आएंगे तो। इसको देखो, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ फेटल डिफ्लज, द डाइजेशन ऑफ फेटल डिफ्लज इज कैरिड आउट बाय। जो फेटल डिफ्लज का डाइजेशन कैसे होता है? एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, डिकम्पोजिशन होता है, कंपोजिशन। देखो, जो इफ्लज होता है उसका जो डाइजेशन होता है एनएरोबिक होता है। कैसा होता है? एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है उसे एनएरोबिक बोलते हैं। Which of the following sewage treatment method has inherent problem of odor, ponding and fly nuisance? सीवेज ट्रीटमेंट की ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें अडर, पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस की प्रॉब्लम होती है? ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। कहाँ होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। मैंने आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल यूनिट बताई थी, बायोलॉजिकल यूनिट। ठीक है, बायोलॉजिकल यूनिट। देखो, पानी पहले कहाँ आता है? पानी सबसे पहले आपके जाता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में पानी कहाँ जाता है बाबू? स्कीमिंग टैंक में जाता है, स्कीमिंग टैंक में। स्कीमिंग टैंक से पानी आपके प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। फिर पानी हमारा कहाँ जाता है? बायोलॉजिकल यूनिट के अंदर। कहाँ जाता है? बायोलॉजिकल यूनिट के अंदर पानी जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो ग्रिड चैम्बर के अंदर सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव होते हैं जिनकी साइज ग्रेटर देन 0.2 mm से ज्यादा होती है, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ग्रीस एंड ऑयल ये सब रिमूव होते हैं। ठीक है, फैट रिमूव होता है। पीएफटी के अंदर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। और आपका जो बायोलॉजिकल यूनिट होता है इसमें बहुत सारे यूनिट होती हैं जहां जहां आपके डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। कहाँ? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सारे बैक्टीरिया की हेल्प से डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है। अब उस टाइम पे बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं?
एरोबिक, और यदि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कर रहा है, एब्सेंस में कह रहा है, तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक। उसी तरीके से आपका एक यूनिट होता है, वो यूनिट होता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या होता है? ट्रिकलिंग ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर क्या होता है कि एरोबिक होता है। क्या होता है? एरोबिक होता है। क्यों एरोबिक होता है? और एरोबिक के साथ साथ अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में होता है। ठीक है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है। कैसे? मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ नहीं, स्टोन रखे होते हैं, बहुत सारे ग्रेवल होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेवल होते हैं, है ना। ग्रेवल की साइज के बारे में मैंने बता दिया है आपको, बहुत सारे ग्रेवल होते हैं। अब ऊपर से क्या आता है? सीवेज आता है। ऊपर से क्या आता है? सीवेज आता है। अब इन ग्रेवल के ऊपर में ना हम उसको बैक्टीरिया को चिपका देते हैं। इन ग्रेवल के ऊपर में बैक्टीरिया चिपकी हुई होती है। ठीक है, इन ग्रेवल के ऊपर में बैक्टीरिया चिपकी हुई होती है, जो लाल लाल दिखा रहा हूँ ना, बैक्टीरिया चिपकी हुई होती है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसके ऊपर से क्या आता है? अपना सीवेज आ रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है? सीवेज आ रहा है। अब ऊपर से सीवेज आएगा, जो सीवेज आएगा प्राइमरी फर्मेंटेशन के बाद, उसमें डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होंगे। क्या होंगे भैया? डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होंगे। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा और उनको रिमूव करेगा। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इसकी बढ़ती जाती है, वो क्या होते हैं? इस स्टोन के चारों तरफ चिपकते जाते हैं। स्टोन के चारों तरफ चिपकते जाते हैं। ठीक है, फिर बहुत, अब क्या होगा? बहुत मोटी लेयर बन जाती है, बहुत मोटी लेयर टाइप में बन जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया पॉपुलेशन को बढ़ा बढ़ा के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मोटी लेयर बन जाती है। जब बहुत मोटी लेयर बन जाती है, तो इसके अंदर ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन जा पाता है ना, जो सरफेस से चिपका हुआ होता, ना तो ऑर्गेनिक मैटर जा पाता, तो अंदर वाले बैक्टीरिया मरते हैं। और ऊपर से सीवेज आ रहा है, तो उसके लोड की वजह से टूट के बह के निकल जाती है। इसमें कुछ जुगाड़ होता है, डायग्राम में तो नहीं दिखा सकते। वेंट पाइप होती है, वेंट पाइप के थ्रू ऑक्सीजन भी देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को तभी अच्छे से डिकम्पोज कर पाएगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, कि ऑर्गेनिक मैटर ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं? ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल पर बैक्टीरिया चिपका होता है, जो कि डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, खा खा के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। और सभी बैक्टीरिया इस पत्थर के चारों तरफ चिपकते जाते हैं, मोटी सी लेयर बन जाती है। टाइम के साथ लेयर टूट के बह के निकल जाती है। ठीक है, टूट कर बहकर निकल जाती है। अब होता क्या इसमें, कि इसमें क्या होता है कि उस वक्त जब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम अगर होती है, यदि इसके बारे में हम जान लेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, साथ के साथ और क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो जो अपने ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, इसके ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है उन्हीं प्रॉब्लम से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड एज इनहर्ट प्रॉब्लम ऑफ अडर पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस। अडर की, पॉन्डिंग की एंड फ्लाई न्यूसेंस की प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपका ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर होता है। बट कैसे? देखो, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, आप चाहो तो प्रॉब्लम लिख लो, ऑपरेशनल ट्रबल करके लिख लो। ऑपरेशनल ऑपरेशनल ट्रबल। पहला ऑपरेशनल ट्रबल ये आता है इसके अंदर कि यदि मान लो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज्यादा है और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम है। अब देखो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज्यादा होने का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? बहुत ज्यादा है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम है, हाइड्रोलिक जो लोडिंग रेट है गाइस वो कम है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज्यादा है और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है? कम है। उस केस में क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरिया चिपके हुए थे सरफेस में, उनको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा बढ़ा के अपने थिकनेस को बढ़ा लेंगे, थिकनेस को बढ़ा लेंगे। लेकिन ऊपर से जो सीवेज आ रहा है, उस सीवेज में पानी बहुत कम है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा थे। बैक्टीरिया ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, लेकिन इसके ऊपर लोड बहुत कम लग रहा है, लोड कम लग रहा है। जब ऊपर से पानी का लोड कम लगेगा तो टूटेगी नहीं, ये जो लेयर है टूटेगी नहीं। क्या होगी? लेयर टूटेगी नहीं। जब ये लेयर, मोटी लेयर, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जब टूटेगी नहीं
तो पानी आगे पास नहीं करेगा, पानी आगे पास नहीं करेगा तो जितना भी पानी आगे आएगा ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, तो पॉन्ड बन जाता है, पानी का क्या बन जाता है, तालाब बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम है और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज्यादा है। जब इसके अंदर तालाब सा भर जाता है तो इसमें बहुत सारी मक्खियां पैदा होती है, बहुत सारी क्या होती है, मक्खियां पैदा होती हैं, मक्खियों का बहुत ज्यादा पनप जाते हैं इसके ऊपर। किसकी वजह से होता है भैया, ये प्रॉब्लम होती है आपकी पॉन्डिंग की वजह से। अब पॉन्डिंग किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कम होता है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज्यादा होता है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन का आंसर तो टिक कर दोगे, ट्रिकलिंग फिल्टर। बट इसको हमें रिजॉल्व करना है, तो इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, इसको यदि प्रॉपर हम मेंटेन करके रखते तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चीजें क्लियर हो गई आपकी कि आपका आंसर क्या होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। चलो और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस। एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में प्लस स्टेबलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, इसको ऑक्सीडेशन पॉइंट भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन पॉइंट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको बेस्ट स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कहते हैं, ऑक्सीडेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर भी आपको दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरा होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट में भी फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। जो आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है फर्स्ट स्टेज वाला, इसमें केवल कार्बोनेशियस मैटर रिमूव होते हैं, नाइट्रोजनियस मैटर आपके सेकंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिमूव होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अब एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं, नाम आ गया तो। देखो एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस क्या मतलब क्या होता है। अब यहाँ स्पेस ही कम है यार, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके मैं बता देता हूँ। एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें सस्पेंशन के फॉर्म में होता है, किसी के ऊपर चिपका नहीं रहता। ठीक है, आपको पता है क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था किसमें होता है, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस। ठीक है, क्लास नहीं देखो जाके क्लास देख लो। ठीक है, क्लास देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो बैक्टीरिया होता है किसमें होता है, सस्पेंशन फॉर्म में होता है, सस्पेंशन फॉर्म में होता है, सस्पेंशन फॉर्म में। इसको हम क्या बोल सकते थे, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, क्या बोल सकते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, एक दो तीन टाइप के होते हैं। ये भी एक तरह बायोलॉजिकल यूनिटी है, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिटी है। इसको बोलते हैं कंप्लीट, एक होता है कंप्लीटली मिक्स प्रोसेस, कंप्लीटली मिक्स प्रोसेस, दूसरा होता है प्लग फ्लो प्रोसेस, प्लग फ्लो प्रोसेस, तीसरा होता है एक्सटेंडेड ऑपरेशन प्रोसेस, एक्सटेंडेड ऑपरेशन प्रोसेस। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका है, द वर्किंग कंडीशन इन इमहॉक टैंक। जो इमहॉक टैंक होता है, इमहॉक टैंक एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है। ठीक है, एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एनएरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट, एनएरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। इमहॉक टैंक कैसा होता है गाइज, इमहॉक टैंक आपका जो होता है एनएरोबिक होता है। कैसा होता है, एनएरोबिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन से एरोबिक होता है, कौन कौन से एनएरोबिक होता है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर कौन कौन से एरोबिक होता है, कौन कौन से एनएरोबिक होता है। तो मैंने आपको लिखवाया था, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट कि कौन कौन से एरोबिक होते हैं, कौन कौन से एनएरोबिक होते हैं, कौन कौन से अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में आते हैं, कौन कौन से सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में आते हैं। तो चलिए लिखिए, जितनी भी बायोलॉजिकल यूनिट है उनके बारे में लिख लीजिए। बायोलॉजिकल यूनिट, बायोलॉजिकल यूनिट के अंदर कौन से एरोबिक सिस्टम में आते हैं, कौन से एनएरोबिक में आते हैं। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, एरोबिक। चलो बताओ एरोबिक कितने होते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर आपका होता है, क्लियर है ना। दूसरा आपका एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस होता है, तीसरा आपका ऑक्सीडेशन डिच,
ऑक्सीडेशन डिच एक ऐसे होते हैं एरोबिक होते हैं। एनाएरोबिक की बात करें तो एनाएरोबिक की बात करें तो 3 इसमें भी होते हैं। आपका 50 टैंक होता है एनाएरोबिक, मैंने बता ही दिया आपको अभी। दूसरा आपका होता है इमहॉफ टैंक, इमहॉफ टैंक जो कि अभी क्वेश्चन में आया था। तीसरा आपका होता है यूएफएबी रिएक्टर, यूएफएबी रिएक्टर, ठीक है, यूएफएबी रिएक्टर तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक, यूएफएबी रिएक्टर क्वेश्चन बनना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सी बायोलॉजिकल यूनिट अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के अंदर आती है, कौन सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंदर आती है। मतलब किस सेडिमेंटेशन यूनिट के अंदर बैक्टीरिया किसी को चिपका रहता है कि पानी में सस्पेंशन के फॉर्म में रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसे रोटेटिंग जो बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर होता है उसमें भी चिपका रहता है। मैं लिखवा ही देता हूँ आपको जस्ट मिनट। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है यार, मतलब जो बच्चे इन पॉइंट को, जो कोर्स नहीं भी लिए हैं ना, जिनकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, तो उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप इन वीडियो को उसको अच्छे से देख लीजिए, यदि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यदि इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटेंगे नहीं। यदि आप कोर्स ले लिए हैं और यदि नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, वहाँ तो सारी चीज़ें और डिटेल में करवा देते हैं हम लोग। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, दूसरा क्या होता है सस्पेंडेड, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। इसका मतलब मेरे भाई ये होता है कि इसके बैक्टीरिया किसके ऊपर चिपका रहता है, इसमें बैक्टीरिया इसमें क्या होता है सस्पेंशन के फॉर्म में रहता है। इसके एग्जांपल की हम बात करें अटैच्ड में, पहला आपका ट्रिगलिंग फिल्टर होता है, दूसरा होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बायो टावर्स होते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, बायो टावर्स, ठीक है। ये तीन तीन याद रख लो, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, बायो टावर्स और ट्रिगलिंग फिल्टर, ठीक है। ट्रिगलिंग फिल्टर के अंदर स्टोन में चिपका रहता है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता था, जो आपके डिस्क रहते हैं ना, डिस्क या फिर ड्रम, इनके ऊपर चिपका रहता है, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम की हम बात करें तो आपका एक्टिवेटेड इफेक्ट प्रोसेस इसमें होता है, आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, ऑक्सीडेशन पॉन्ड जिसको स्टेबलाइजेशन पॉन्ड या फिर बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कहते हैं आप लोग। एरिएटेड लैगून में, एरिएटेड लैगून हो गया आपका। ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन डिच, तो ये सब क्या होते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। द यूजुअल डिटेंशन पीरियड फॉर आवर, यूजुअल डिटेंशन पीरियड इन आवर्स फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली रेंज, किस रेंज में होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को क्या बोलते हैं, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है गाइज कि डिटेंशन पीरियड कितना होता है, डिटेंशन पीरियड कितना होता है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर जो डिटेंशन पीरियड होता है वो 15 से 30 दिन होता है, 15 to 30 डेज का टाइम होता है। तो अब 15 to 30 डेज का टाइम होता है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हम बात करें दिन में, आवर्स में पूछ रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आवर्स में कितना हो जाएगा 360, 360 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 15 दिन में 360 आवर्स होते हैं, तो दिन में पूछेगा तो 15 से 30 दिन याद में रखिएगा। और ये आपका 360 घंटे से लेकर के, 360 से लेकर के, और इसका आपका आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 720 के बीच, ठीक है, 720 के बीच, हाँ 720 के बीच, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ऐसा, तो अपन ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पॉइंट पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर का, वो तीनों टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड, कोलोइडल एंड डिजॉल्व, ठीक है, सस्पेंडेड भी होते हैं, कोलोइडल भी होते हैं, डिजॉल्व, तीनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पॉइंट को स्टेबलाइजेशन पॉइंट या फिर बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं। तालाब जानते हैं ना, तलबा, तालाब के अंदर जैसे पानी भरा होता है, वैसे यहाँ भी जैसे पानी भरा रहता है तालाब के अंदर, और उसमें आपका सीवेज आता है, वहाँ डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, ये और इसे क्या निकलता है, इफ्लुएंट निकल जाता है, क्या निकलता है, इफ्लुएंट निकलता है। बट किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन यहाँ होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसे बोलते हैं एल्गल सिम्बायोसिस। एल्गल एल्गल सिम्बायोसिस ये क्या होता है, क्लास में मैंने बताया था। एल्गल सिम्बायोसिस के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। और इसमें जो रिएक्शन होता है ना तो एरोबिक होता है ना तो एनएरोबिक होता है, फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव यानी एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों होता है। एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोक पिट। द फोक पिट फेल नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर इन डेप्थ बिलो इनवर्ट लेवल ऑफ द इनलेट पाइप। नो सरफेस वाटर शुड बी अलाउड टू एंटर इनटू द फोक पिट। द फोक पिट फेल नॉट बी लेस देन 90 सेंटीमीटर। द फोक पिट शुड बी रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल। ये फोक पिट क्या होता है, देखो आपको पता है जो सेफ्टी टैंक के थ्रू इफ्लुएंट निकलता है, सेफ्टी टैंक से जो भी आपका सेफ्टी टैंक है तो इसमें जो इफ्लुएंट निकलता है ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, खराब होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड बीओडी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने से इसको हम ओपन से बहा नहीं सकते, इरिगेशन में काम में लाते हैं, तो हमें फोक पिट बनाना पड़ेगा। या फिर डिस्पर्सन ट्रेंच बनानी पड़ेगी। मैंने बताया था ना, डिस्पर्सन ट्रेंच बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये फोक पिट क्या होता है, कब बनाते हैं, कब डिस्पर्सन ट्रेंच बनाते हैं, तो फोक पिट तब बनाते हैं जो एक पानी सीधे जमीन के अंदर से जाएगा इफ्लुएंट, तो उस जमीन का जो पर्कुलेशन रेट है 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम है, ठीक है। तो हम बनाएंगे फोक पिट। ये 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट के बीच है पर्कुलेशन रेट, तो हम क्या बनाएंगे, डिस्पर्सन ट्रेंच बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अभी हमसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताइए। हाँ, बहुत सही लिखा हुआ है यार, देखो द फोक पिट फेल नॉट बी लेस देन 90 सेंटीमीटर। ये फोक पिट की जो लेटरल डायमेंशन होती है, फोक पिट है तो लेटरल डायमेंशन ये वाली होगी, ये आपके 90 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होनी चाहिए। लेटरल डायमेंशन इसको बोलते हैं, समझ में आ रही है, इस 90 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होनी चाहिए। फोक पिट की जो डेप्थ है गाइस 1 to 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो द फोक पिट फेल नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर in depth below invert level of the pipe. No surface water should be allowed to enter into the fork pit. ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फोक पिट के बारे में 3-4 स्टेटमेंट आपको दे दिए कि इसकी जो डेप्थ है 1 मीटर होती है, डेप्थ कितनी होती है 1 मीटर होती है, ठीक है, 1.5 मीटर नहीं गाइस 1 मीटर होती है, ठीक है। लेटरल डायमेंशन 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको फिर क्लास के अंदर कुछ बहुत सारे पैरामीटर लिखवा दिए हैं। नो सरफेस वाटर शुड बी अलाउड टू एंटर इनटू द फोक पिट, ठीक है। हाँ, ये तो ऑप्शन बी भी सही है आपका, द फोक पिट शुड बी रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर के बारे में बता दिए हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। आने वाली वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनको हम करवाएंगे, ठीक है। अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आप सभी लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ध्यान में सुनने, जो पेड स्टूडेंट है सारे क्वेश्चन आप कर लेना खुद से, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमको इम्पोर्टेंट लगेंगे सारे क्वेश्चन हम प्रॉमिस बैच के अंदर ऐड करके करवा देंगे, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चन लगाइए, आपके थोड़ा सा माइंड का यूज होगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उनको आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। जो जिनको कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट को लेके कहीं क्वेश्चन में, हमारे पास रियली 0.1% ही डाउट आते हैं। तो यदि आपको भी डाउट कहीं आता है तो आप भी अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है 9340888429। सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, एमपी सब इंजीनियर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब करवा चुके हैं। इसके अलावा आपके अदर एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको भी करवा दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, लेकिन खुद से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तो अभी ऑफर है गाइज, आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।